गुड मॉर्निंग। ट्रायंगल पढ़ रहे थे और उम्मीद है कि ट्रायंगल आज कंप्लीट कर देंगे। आज ट्रायंगल है उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज कल मैंने आपको बता दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं होता होगा। आप देख लेना, इसके अलावा कुछ होता है तो किसी बैच में पढ़ाया हो तो आप मैच करते जाना। अगर कोई पॉइंट रह जाए तो मुझे बता देना। आप जैसे आप पिछले बैच में क्लास ली थी, कोई ऐसा कंसेप्ट हो जो मैंने उस बैच में पढ़ा दिया और इसमें नहीं पढ़ाया हो तो आप मुझे बता देना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मिस हो गया है तो मुझे याद दिला देना, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में बीच में कुछ रह भी जाता है कई बार। आप मुझे याद दिला देना कि सर ये बात आपने इस बैच में तो नहीं पढ़ाई है ना। चले आगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, एक चीज और है, रहने दो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये दो भुजाएं बराबर बराबर हैं। तीसरी भुजा ये असमान है। अगर इसके मिड पॉइंट से यहां लंब डाला जाए और मिड पॉइंट से यहां लंब डाला जाए तो दोनों लंबों की लंबाइयां बराबर होती है। मिड पॉइंट से लंब की लंबाई बराबर होती है, क्योंकि यहां पर मिलाओगे तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो संगत भुजाएं हो जाएंगी। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाओं की शीर्ष लंब बराबर होते हैं, तो यहां से जो लंब डालेंगे वो इधर वाले त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। अगर ये लाइन नहीं भी दी गई है तो भी ये बात अप्लाई होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो तीसरी भुजा होती है, असमान भुजा होती है, उसके मिड पॉइंट से दो समान भुजाओं पे जो लंब डाले जाते हैं उन दोनों लंबों की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर। और ऐसी बहुत सारी और भी बातें होती हैं, ठीक है। आप सवाल करेंगे उस टाइम ये चीजें आ जाएगी, उसमें समझ जाओगे, आप कर लोगे, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में चलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, दो चीजें लागू हो रही हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये समकोण भी होता है, समद्विबाहु भी होता है। इसका मतलब कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, तो वो जो दो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वही बराबर हो सकती हैं। 90 डिग्री का एक कोण है तो दूसरा कोण 90 डिग्री का तो हो नहीं सकता। इसका मतलब बाकी जो दो कोण हैं वो मिलके 90 डिग्री के होंगे, लेकिन बराबर बराबर होंगे तो वो दो कोण कितने होंगे? 45-45 डिग्री के होंगे। ऐसे बनेगा। इसको आप एबीसी कुछ भी नाम दें, यहां से ले लेता हूं एबीसी है। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये असमान भुजा को बी मान लेते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। ए बराबर बी बट्टे √2 हो जाएगा, तो बी बराबर √2a हो जाएगा। बी बराबर √2a हो जाएगा। बी को अगर ए के रूप में व्यक्त करना है तो ये √2a होगा, और ए को बी के रूप में व्यक्त करना है तो बी बट्टे √2 होगा। ए बराबर बी बट्टे √2 होगा, बी बराबर √2a होगा। दो समान भुजाएं होती हैं ए ए। तीसरी भुजा जो समकोण के सामने की भुजा जो कर्ण है उसको हमने मान लिया है बी, तो बी है वो इन भुजाओं का √2 गुना होगा, और ये भुजाएं हैं वो कर्ण का √2वां भाग होंगे।
इसका एरिया लेना है तो 1/2 गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, या एरिया बराबर 1/2 गुणा b/√2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप कह सकते हैं 1/4 बी स्क्वायर हो जाएगा, या 1/4 कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। समकोणीय भुजा को यूज करते हो तो 1/2 गुणा समकोणीय भुजा का स्क्वायर, कर्ण को यूज करते हो तो 1/4 गुणा कर्ण स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया आ जाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आ जाएगा। यहां तक की बातें आपके समझ में आई तो हाँ करो और फिर आगे चले। आपको मैं छोटी छोटी 2-4 बातें बताता हूं। आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने की या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं होती है। आप जो नॉर्मली कर सकते हो उसको ढंग से करते रहो, बस कंटिन्यू। और एक चीज और ध्यान रखना, अपने आप से बातें करते रहो, अपने आप को ये याद दिलाते रहो कि तू क्या कर रहा है, जो कर रहा है, जो करने के लिए अभी जो टाइम तूने ले रखा है, क्या वही काम कर रहा है क्या। दिन में कम से कम 2-4-5 बार खुद से पूछ लिया करो। एक बार आज का दिन कैसा है, आज दिन में क्या करेगा, तू खुद से सवाल पूछ लिया करो सुबह उठते ही, आज क्या करेगा। फिर बीच में 10-11-12 बजे एक बार और पूछ लिया करो, आज सुबह काम कर लिया क्या तूने जो सुबह सोचा था। दोपहर बाद में एक बार और पूछ लो, शाम को पूछ लो, सोते टाइम पूछ लो, और बता क्या हाल चाल है, आज का दिन कैसा रहा, क्या किया आज, सोचा था वो काम कर लिया तूने। जैसे अपन अपने से किसी जूनियर को पूछते हैं कि कैसा रहा, क्या हाल चाल है, आज का काम कर लिया क्या, पूछते नहीं है क्या। वैसे खुद से भी आप ये पूछ लिया करो, अपने आप से बार बार इंट्रोडक्शन करते रहो। क्योंकि होता क्या है, हम सब कुछ याद रखते हैं और उसमें खुद को भूल जाते हैं, और जैसे ही खुद को भूल जाते हैं हमें जो करना चाहिए उसको भी भूल जाते हैं, किसी और ही फ्लो में चले जाते हैं। फिर दिन में कम से कम 2-4-5 बार खुद से ये पूछ लिया करो, आज क्या कर रहा है, आज क्या करने का सोचा है, आज के क्या प्लान्स हैं। दिन में फिर बीच में और पूछ लिया करो, ठीक ठाक चल रहा है आज का काम, जो सुबह सोचा था वो कर रहा है क्या। तो बार बार एक बार खुद को याद दिलाते रहो। आपको लगता होगा हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं, हम बार बार इस चीज को भूल जाते हैं। और एक बार शाम को सोते टाइम, आज का दिन कैसा रहा, आज तूने क्या किया, जो तूने दिन में सोचा था करने का वो किया है कि नहीं किया है। ठीक है ना, बार बार खुद से पूछते रहो। देखो आगे चलते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे होता है, ये कोण 90 डिग्री का है, इस भुजा को ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं। ये दो समान भुजाएं ए है, तीसरी भुजा को बी मान लेते हैं। ये कोण 45 डिग्री है, ये कोण 45 डिग्री है। ठीक बात। अगर मैं यहां से यहां लंब डालूं तो ये कोण 90 डिग्री बनेगा और ये पॉइंट डी हो जाएगा। याद रखना, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसके समान भुजाओं के सिर से तीसरी भुजा पर डाला गया लंब उसकी माध्यिका भी होता है। समान भुजाएं हैं ए बी और बी सी, इसकी समान भुजाएं हैं ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी के सिर से असमान भुजा ए सी पर जो लंब डाला गया है वो ए सी के शीर्ष लंब भी है और ए सी की माध्यिका भी है, इसका एंगल बाइसेक्टर भी है और उस भुजा का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। 4 काम करता है समद्विबाहु त्रिभुज का। जो शीर्ष लंब जो होता है वो 4 काम करता है। एल्टीट्यूड होता है यानी शीर्ष लंब होता है, मीडियन होता है यानी माध्यिका होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है यानी कोण द्विभाजक होता है, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, भुजा लंब समद्विभाजक या भुजा लंब अर्धक होता है। चारों काम वो एक ही लाइन करेगी, जो कि यहां मैं बीडी बता रहा हूं।
तो BD के चारों काम हो जाएंगे। अगर ये इसकी माध्यिका है तो इसको आधा आधा कर देगी, तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि B/2 तो इधर हो जाएगा और B/2 इधर हो जाएगा। अगर ये माध्यिका है तो समकोण त्रिभुज की माध्यिका उसके कर्ण का आधा होती है, तो B/2 ये हो जाएगा। AD B/2 है, CD B/2 है और BD भी B/2 है। समकोण त्रिभुज के समकोणी शीर्ष से कर्ण पर माध्यिका कर्ण का आधा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। A के फॉर्म में दिखाना है तो B बराबर √2a होता है। √2a है, इसका आधा करेंगे तो a/√2 हो जाएगा। ये लंबाई a/√2 हो जाएगी, ये लंबाई है वो a/√2 हो जाएगी, और ये लंबाई है ये भी a/√2 हो जाएगी। ये a/√2 है, ये a/√2 है, या ये b/2 है, ये b/2 है। ये कोण 45 डिग्री है तो ये कोण 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 से इधर 90 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज बनेंगे, इधर वाला और इधर वाला, ये आपस में सर्वांगसम होंगे। मूल त्रिभुज जो ABC है उसके समरूप होंगे। ABC की तुलना में इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आधी आधी होंगी, लेकिन आपस में इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। इन दोनों के क्षेत्रफल, परिमाप, सब कुछ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, कल हम जब समकोण त्रिभुज को डिस्कस कर रहे थे तो एक कंसेप्ट को तो हमने पढ़ा ही नहीं था, याद है क्या, एक कंसेप्ट को हमने नहीं पढ़ा था। ऐसे समकोण त्रिभुज लिया था, एक यहां माध्यिका बनाई थी, एक यहां माध्यिका बनाई थी, और इसका स्क्वायर ऐसे पढ़ा था ना। ये A है, ये B था, ये C था, तो हमने ये पढ़ा था कि BC² बराबर 4/5, इसको अगर P मानूं, इसको Q मानूं, तो BC, आप ये कंसेप्ट पढ़ा था, BC² बराबर 4/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा BP² प्लस हो जाएगा CQ²। इसको मैंने एग्जाम्पल में नहीं लिया था जिस टाइम हमने 6, 8, 10 वाला ट्राइंगल लिया था, याद है क्या आपको, ये कंसेप्ट तो याद है क्या, नहीं लिया था, ध्यान है, हाँ, वो एग्जाम्पल 6, 10 वाले एग्जाम्पल में समझा नहीं था, आप खुद लागू करके देख लेना, लागू हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है, क्लियर एकदम। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, इसमें एक दो बातें और बता देता हूं। ये कोण 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है, ये दोनों भुजाएं AA है, ये भुजा B है, यहां से लंब डाला गया है तो ये BD हो जाएगा। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये बात तो हमने पढ़ ली थी। अब यहां से एक बार मैं इसको हटा के कुछ और बता रहा हूं आपको, D को भी हटा देता हूं। अगर मैं इसका परिवर्त बनाता हूं, चलो एक बार D मिला ही देते, अगर मैं इसका परिवर्त बनाता हूं, इसी में लागू कर देते, ये इसके परिवर्त की त्रिज्या, ये इसके परिवर्त की त्रिज्या, और ये इसके परिवर्त की त्रिज्या, तो परिवर्त की त्रिज्या R बराबर B/2 होगा या A/√2 होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, हर समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या उसके कर्ण का आधा होती है, और कर्ण जो है वो समकोणीय भुजा का √2 गुना होता है, इसलिए A√2 है, उसका आधा करेंगे तो A/√2 आ जाएगा, तो ये इसके परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब इसके परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो πr² करके यूज करके आप इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर करोगे तो πb²/4 हो जाएगा, उसके आधार पर करोगे तो πa²/2 हो जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के अंत, आपको एक बात बताऊं मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप ये बना नहीं सकते, आप खुद बना लोगे।
और हो सकता है आपको महीने भर बाद में, 1.5 महीने बाद में अच्छे वाली प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको ऐसे लगे कि सर ने ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी जो बताना जरूरी नहीं था, हम खुद ही कर सकते थे वो सारे काम। आप सब कुछ सारे काम खुद कर सकते हो, फिर भी एक बार बताना मेरा फर्ज है, ताकि आपको ये तो पता चले कि क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। आप 1.5 साल बाद में सिलेक्शन होगा ना, हो सकता है आपको ऐसे भी लगे कि कोचिंग ही फालतू में करी, जरूरत ही नहीं थी, हम ऐसे ही सिलेक्शन करवा सकते थे, ये चीजें तो हम खुद ही पढ़ सकते थे, जरूरत ही नहीं थी सर की। अभी नहीं लग रहा है, बाद में लगेगा। इवन यहां तक हो जाएगा कि कोई आपसे पूछेगा कि क्या करूं, कहां पढ़ूं, आप ये कहोगे कहीं पढ़ ले, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई तो खुद को करनी पड़ती है, टीचर तो सारे अच्छे ही होते हैं, कोचिंग तो सब अच्छी कराते हैं, सेल्फ स्टडी से ही होता है सिलेक्शन, कोचिंग से कौन सा सिलेक्शन होता है। हो सकता है 1.5 साल बाद में आपके ये निष्कर्ष, अभी नहीं होंगे आपके, हैं? ये वैसे ही होता है जैसे कोई आदमी एकदम गरीबी से निकल के फिर अच्छे दिन उसकी लाइफ में आज अच्छे दिन आ जाते हैं, तो उससे कोई पूछता है और गरीबी की क्या, बोले गरीबी कुछ नहीं होती है, फालतू का रोना धोना होता है, जो लोग काम नहीं करना चाहते वो गरीब होते हैं। इंसान अपने खुद के एफर्ट्स लगा के कुछ भी कर सकता है। अभी अलग बात है कि जिस टाइम वो गरीब था उस टाइम उसको वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये सारी चीजें होंगी तभी जब आपकी तैयारी उस लेवल पर जाएगी। अगर आप उस लेवल तक तैयारी को नहीं ले जा पाए तो आपको कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दो भुजाएं ए बराबर है, तीसरी भुजा बी है, बी बराबर a√2 हो जाए, a/√2 हो जाएगा और a बराबर √2b हो जाएगा। इसके अंतःवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? याद रखना ये जो लंबाई होती है यहां से यहां तक की, ये √2r होती है, कभी अगर आपको जरूरत पड़ गई तो। और यहां ये स्पर्श बिंदु है, तो यहां से यहां तक की रेडियस है, ये r होती है। और इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये जो पूरी लंबाई है ये √2r + r हो जाएगी, तो √2 + 1 × r हो जाएगी। ये r है, ये r है, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, वर्ग बन जाएगा, इसका विकर्ण बन जाएगा, √2r हो जाएगा। आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ समकोण बनाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो ये रेडियस r हो जाएगी, तो ये पूरी लंबाई है, ये √2 r + r करेंगे तो √2, ये लंबाई जो यहाँ से आएगा, ये जो कर्ण का शीर्ष लंब है, ये √2 + 1 × r हो जाएगा। इस पॉइंट को d मान लें, तो BD की लंबाई ये हो जाएगी √2 + 1 × r, ये BD की लंबाई आ जाएगी। मैं दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ, इसके अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2 हो जाएगा, तो a + a हो जाएगा, a + a - b बट्टे 2 हो जाएगा, 2a - b बट्टे 2 हो जाएगा। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2 ऐसे तो होता है। अगर मैं इसको केवल a के रूप में लेना चाहता हूं या केवल b के रूप में लेना चाहता हूं, तो a बराबर b/√2 होता है, तो 2a बराबर √2b हो जाएगा। 2 से इधर गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा कर दो, तो 2a बराबर √2b हो जाएगा। 2a की जगह √2b कर देंगे, -b कर देंगे, /2 कर देंगे, तो √2 - 1 /2 × b हो जाएगा। ये इसकी इन रेडियस हो जाएगी, अंतःवर्त की त्रिज्या हो जाएगी। मुझे इसके परिवर्त की अंतःवर्त की त्रिज्या भुजा a के आधार पर ज्ञात करनी है। a और a 2a हो जाएगा, b का मान है ये √2a हो जाएगा,
बट्टे 2 कर दीजिए, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये इसके अंतःवर्त की त्रिज्या आ जाएगी, इन रेडियस आ जाएगी। बी बराबर रूट 2 ए बराबर बी बाई रूट 2। यही कह रहा था ना, जब सीख जाओगे तो आप बता ऐसे करने लग जाओगे, देखो सर को कुछ नहीं आता है, लेकिन ये आएगा तभी जब आप सीख जाओगे। जब आप ये सारी चीजें सीख जाओगे तब आपको ये जो पढ़ा रहा हूं ये चीजें एकदम ऑर्डिनरी लगने लग जाएंगी। आपको अभी लग रहा है कि सर बहुत गजब है, क्या पढ़ाते हैं। सिलेक्शन के टाइम तक जाके ये लगेगा कि नॉर्मली ठीक था, ठीक ठाक थे, ठीक ठाक पढ़ाते थे। हाँ, उसके 5-7 साल बाद में आपको वापस लग सकता है यार शानदार पढ़ाया था उस टाइम। ये वैसे ही होता है जैसे हर बच्चे को ये लगता है कि उसके पापा स्पेशल हैं एकदम। छोटे बच्चे को लगता है कि उसके पापा हैं वो सुपरमैन है, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको लगता है एकदम नॉर्मल आदमी है, लेकिन एक दिन जब वो इस दुनिया में नहीं होते तब उसको लगता है कि वो बहुत गजब आदमी थे। मैं अपवादों की बात नहीं करता हूं, हर बच्चा अपने फादर के साथ में वैचारिक मतभेद में रहता है जब तक वो दोनों होते हैं, वैचारिक मतभेद में रहता है क्योंकि जनरेशन गैप होता है। हर बच्चे को ये लग सकता है कि उसके पापा ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले किए जो बेटर किए जा सकते थे, लेकिन एक टाइम के बाद में जब वो उस एज पर खुद पहुंचता है तब उसको लगता है कि उसके फादर के डिसीजन बहुत शानदार थे उस टाइम। क्या ये सही है? आप तो मुझे बस एक बात बता दो, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से इंडिया को फायदा है या नुकसान है? कई लोग खुश हो रहे, कई लोग दुखी हो रहे, ये बता दो आप। आपने एक चीज गौर करी, आपने एक चीज गौर करी क्या? बताऊं आपको, आप चीजों पे गौर नहीं करते हो। बताऊं आपको एक फैक्ट, अमेरिका भारत को बार बार लोकतंत्र लोकतंत्र की बातें करता है। अमेरिका भारत के ऊपर बार बार लोकतंत्र ऐसे होता है। अपने भी देश के बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं देश में लोकतंत्र खराब हो रहा है, अमेरिका से लोकतंत्र का एग्जाम्पल लेना चाहिए, अमेरिका में लोकतंत्र है वो बहुत शानदार है, बात करते हैं ना ऐसे। इंडिया का लोकतंत्र खराब है, अमेरिका का लोकतंत्र अच्छा, ऐसी बात करते हैं। वहां ईमानदारी से चुनाव होते हैं, यहाँ ईवीएम से होते हैं, वहां तो पोस्टल बैलेट से होते हैं, तो वहां वाले चुनाव अच्छे होते हैं, अमेरिका ज्यादा ईमानदार, ऐसे अपन सोचते हैं बार बार। यहाँ पर आरोप लगता है कि अंबानी और अडानी के फेवर में सरकार काम करती है, अंबानी और अडानी है वो सरकार के लिए चुनाव के टाइम में उनको पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा आरोप लगता है ना बार बार। लगता है कि नहीं लगता? बार बार कहते हैं अडानी की प्लेन में घूम रहे थे मोदी जी, अंबानी की प्लेन। ऐसा नहीं कि अभी बीजेपी, पहले कांग्रेस पर भी लगते थे, टाटा बिरला की सरकार है ऐसे विपक्ष कहता था उस टाइम, जिस टाइम इंदिरा गांधी थी। अमेरिकन चुनाव में एक बात गौर करो आप, एलन मस्क ने पूरे दादागिरी के साथ में ट्रंप को सपोर्ट किया, पूरे दादागिरी के साथ एकदम ओपन स्टेज के ऊपर उसको सपोर्ट किया है, और उसके लिए पूरे देश में वोट मांगे एलन मस्क ने। आज अगर ट्रंप जीता है तो सबसे बड़ा रोल है उसमें एलन मस्क का।
पूरा तो खर्चा उसने उठाया है, खुद कैंपेन करी है उसकी, अपने ट्विटर का जम के उसके लिए यूज करवाया है। जितने भी पॉडकास्ट, ट्रंप के चुनाव की सबसे खास बात है कि उसने पॉडकास्ट का यूज किया है चुनाव के लिए। पॉडकास्ट जानते हैं आप? नहीं जानते? ऑनलाइन होने वाले इंटरव्यू टाइप के बातचीत होती है, जहां 2-3 लोग बैठे होते हैं और वो आपस में किसी मैटर के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे संदीप माहेश्वरी के, विवेक बिंद्रा के, इनके पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, तो उन्होंने उसका यूज किया है। वहां ट्रंप का जम के सपोर्ट किया एलन मस्क ने। किया कि नहीं किया? अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है और आपने चुनाव पे गौर किया है तो। लेकिन उनके ऊपर आरोप नहीं लगते कभी भी। इसके बावजूद भी हम यहां से अमेरिका में जाते हैं, वहां जाके बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन लोगों को बोलते हैं जिनके खुद का पता ही नहीं है लोकतंत्र होता क्या है। आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे सही लोकतंत्र कहीं का है तो वो इंडिया का है, और सबसे सही मीडिया अगर कहीं की है तो वो इंडिया की है। अगर अपन वेस्टर्न मीडिया की बात करते हैं ना, अमेरिकाई मीडिया बहुत स्वतंत्र है, ऐसे है वैसे है। अमेरिकन मीडिया बिल्कुल एक तरफा है। जो जहां अमेरिका का हित होता है, जहां अमेरिका का फायदा होता है, वो वही बात बोलते हैं। इजराइल वाले मामले में जितना भी अमेरिकन मीडिया है पूरा का पूरा इजराइल के साथ है। इंडिया में आधा मीडिया इजराइल के साथ है, आधा फिलिस्तीन के साथ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में ज्यादा है, अमेरिका से ज्यादा है। प्राउड टू बी एन इंडियन। बात यह नहीं कि इसकी सरकार या उसकी, दोनों सरकारों में ही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप इस देश में होते हुए देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, और बोलते हैं पूरे दिन। विपक्ष के लिए भी बोलते हैं, तथ्य सही है या गलत है तो भी बोलते हैं, झूठे आरोप भी लगाते हैं, सच्चे आरोप भी लगाते हैं। वहां अगर ऐसे करें तो केस हो जाता है, झूठे आरोप लगाते ही। वहां अगर आपने पब्लिकली आरोप लगा दिए तो आपको कोर्ट में घसीट सकता है कि साबित करो जो आपने बोला है वो वैसा आरोप है क्या। यहां बोल देते हैं आराम से, है ना? अपने यहां ज्यादा फ्रीडम है। आगे चले, आगे बढ़े। बोले सर फ्रीडम इंडेक्स में तो इंडियन मीडिया को बहुत नीचे दिखाया गया है। फ्रीडम इंडेक्स होता है, उसमें तो इंडिया की रैंकिंग बहुत नीचे है। तो वो बनाता कौन है फ्रीडम इंडेक्स? अमेरिका और यूरोप वाले। वो तो अपने आप को ही ऊपर दिखाएंगे, वो तो अपने आप को ही दिखाएंगे ऊपर। वो बांग्लादेश को इंडिया से बेटर दिखाते हैं, पाकिस्तान को इंडिया से बेटर दिखाते हैं, अफगानिस्तान को इंडिया से बेटर दिखाते हैं वो लोग। पढ़े आगे, देखो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में लगभग कंसेप्ट है वो यही थे। आप इनको यूज कर सकते हो, और इससे आप इनके भुजाओं के आधार पर या इनके करण के आधार पर आप देख सकते हो उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर होंगे।
मैं बोलता हूं क्या क्या होगा। तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों सिस्लम बराबर होंगे, तीनों माध्यिकाएं बराबर होंगी, तीनों एंगल बाइसेक्टर बराबर होंगे, तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बराबर होंगे। जो एंगल बाइसेक्टर है वही मीडियन होता है, वही एल्टीट्यूड होता है, वही एंगल साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, चारों काम करता है। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में उसके जितने भी तीन गुणधर्म होते हैं ट्राइंगल के, एंगल की बात करें तो तीन एंगल, भुजा की बात करें तो तीन भुजा, सिरस्लम की बात करें तो तीन सिरस्लम, एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो तीन एंगल बाइसेक्टर, माध्यिका की बात करें तो तीन माध्यिका, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं तो तीन साइड पर बाइसेक्टर। तो ये सारे के सारे बराबर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वही उसका मीडियन भी होता है, वही उसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, और वही उसका सिस्लम या एल्टीट्यूड भी होता है। ऐसे समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तीनों भुजाएं ए बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो 180 डिग्री को तीनों में बराबर बराबर बांट दो, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, बहिष्कोण हो जाएंगे 120, 120, 120। यहां से यहां लंब डालोगे, ये कोण 90 डिग्री का आएगा, ये पॉइंट डी हो जाएगा। ये a/2 है, ये a/2 है, ये जो AD है ये इसका सिस्लम भी है, माध्यिका भी है, एंगल ए का बाइसेक्टर भी है, और BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, भुजा के मध्य बिंदु पर लंब। 60 डिग्री का आधा करेंगे तो ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। 30 के सामने की जो भुजा होती है 60 के सामने की भुजा उसका √3 गुना हो जाती है। तो ये जो भुजा है a/2 का √3 गुना करेंगे तो √3/2 ये आ जाएगा। ये इसकी ऊंचाई का काम करती है, h बराबर √3/2a, या तो ऐसे समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री में जाओ वापस, 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसकी तुलना में 60 डिग्री के सामने की भुजा उसका √3 गुना हो जाती है। तो a/2 है, उसका √3 गुना करेंगे तो √3/2a हो जाएगा। या 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसकी तुलना में 60 डिग्री के सामने की भुजा √3/2 गुना हो जाती है। तो a का √3/2 गुना करेंगे तो √3/2a आ जाएगा। ऐसे समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। ऐसे समझ में नहीं आया तो मेरे पास में दूसरा तरीका है समझाने का। AD है, इसको मैं एक बार h कह देता हूं, ये इसकी ऊंचाई तो होती ही होती है, मीडियन भी होती है, तो h कह देते हैं। h बराबर समकोणीय भुजा a² हो जाएगा, माइनस ये a/2 का स्क्वायर, तो a²/4 हो जाएगा, और इसका रूट हो जाएगा। किसी भी संख्या में उसका पाव घटाते हैं तो उसका कोण बचता है, तो 3/4 a² का रूट कर दीजिए, 3 का रूट करेंगे तो √3 हो जाएगा, /2a हो जाएगा, √3/2a हो जाएगा। h बराबर √3/2a हो जाएगा। h बराबर √3/2a है, a बराबर 2/√3h है, a अनुपात h करेंगे तो 2 अनुपात √3 हो जाएगा। कैसे भी इनको यूज करते हुए पूछा जा सकता है। भुजा और उसके शीर्षलंब या ऊंचाई का अनुपात होता है 2 अनुपात √3। भुजा दी गई है, शीर्षलंब ज्ञात करना है, √3/2 से गुणा कर दो। शीर्षलंब दिया गया, भुजा ज्ञात करनी है, 2/√3 से गुणा कर दो। ए और एच का रेशो होता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। आगे चले, मिटाऊं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं ए बी सी बराबर बराबर हैं। ए भुजा ए है, ये भुजा ए है,
और ये भुजा भी ये है, तीनों कोण 60-60 डिग्री के आपस में बराबर है। ये इसका सिस्लम एडी है, ये सिस्लम बीई है, ये सिस्लम सीएफ है। कोण 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। सिस्लम होने के कारण इसको ओ कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। तीनों सिस्लम का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसलिए ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र हो जाएगा। ये जो सिस्लम होते हैं ये माध्यिकाएं भी होती हैं, क्योंकि मध्य बिंदु पर आकर मिलती हैं। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होने के कारण ये इसका सेंट्रोइड हो जाएगा, केंद्रक भी हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। एक बात ध्यान रखना, एडी बराबर बी बराबर सीएफ होगा, तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे। हर एक की लंबाई √3/2a के बराबर होगी। एडी बीई और सीएफ तीनों बराबर होंगे। यही इसकी माध्यिका है, यही सिस्लम है, यही एंगल बाइसेक्टर है, और यही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लंबाई है जो सामने वाले शीर्ष पे मिल जाता है। एंगल बाइसेक्टर भी है, ये 30-30 डिग्री, ये 30-30 डिग्री और ये 30-30 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर होने के कारण इसको इन सेंटर कहेंगे। एंगल बाइसेक्टर मिलने के कारण इसको इन सेंटर कहेंगे। और ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए इसको सेंट्रोइड, इसको सरकम सेंटर भी कहेंगे। सरकम सेंटर भी कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, एक लंबा सांस लो। एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो पॉइंट कौन सा होता है? जहां एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो पॉइंट कौन सा होता है? ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं? क्या आवाज आनी चाहिए? मैं इशारे नहीं समझता, आवाज समझता हूं। एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो पॉइंट कौन सा होता है? अंतः केंद्र, इन सेंटर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो पॉइंट कौन सा होता है? अच्छा, और मीडियन जहां मिलती है वो पॉइंट कौन सा होता है? और शीर्षलंब या एल्टीट्यूड मिलते हैं वो कौन सा होता है? और याद रखो इनको। ये जो प्राइमरी चीज, कब से अपन सेंटर सेंटर कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये तो इनकी परिभाषा में आ जाते हैं। अंतः केंद्र की परिभाषा क्या है? जहां एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो अंतः केंद्र है। तो ये तो कम से कम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप 7 से 7 ज्वाइन करो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। साल भर घूम लोगे और कोचिंग भी हो जाएगी, मन में खुश हो जाओगे कि कोचिंग कर ली, आपसे एग्जाम में सवाल नहीं होंगे। पहले बता देता हूं मैं, अगर आपसे कंटेंट कवर नहीं हो रहा है, कंटेंट आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, आ जाइए मेरे लपेटे में। जिंदगी में चॉइस ज्यादा नहीं चलती है, आपको जिंदगी की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। आपकी चॉइस से नहीं चल सकता सारा काम। आप क्या चाहते हो इससे नहीं हो सकता। आपको जो जरूरतें हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी।
अगर सिलेक्शन लेना है तो जितना पढ़ना चाहिए उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो चीजें आपको आनी चाहिए वो तो आनी ही पड़ेंगी। स्वस्थ रहना है तो खाना ही पड़ेगा, मानसिक रूप से सही रहना है तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना पड़ेगा ही पड़ेगा। सोशली आपको सही रहना है तो लोगों से अपना व्यवहार अच्छा रखना ही पड़ेगा। ये आपकी चॉइस पे नहीं चल सकता, ये जरूरतें हैं आपकी, इनको पूरा करना पड़ेगा आपको। जब जरूरतों की पूर्ति कर देते हो तब इच्छाओं की बात आती है, तब वो बात आती है आप क्या चाहते हो। पहला काम है जरूरतों की पूर्ति करो, फिर आप जो चाहते हो उसकी बातें बाद में होती, चाहते बाद में स्टार्ट होती हैं, पहले जरूरतें कंप्लीट करने के बाद। ठीक है। कभी भी आपको कोई प्रपोज करे, कभी भी आपको कोई प्रपोज करे, आपके सामने से प्रपोजल्स आते रहते होंगे, नहीं आते? शर्म की बात है। शर्म करो। तो पहला सवाल यही होना चाहिए, अगर आते हैं तो पहला सवाल यही होना चाहिए, जरूरतें पूरी हो रही हैं? मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं या पूरी कर सकता है क्या? तब तो आगे बात कर। ऐसे बात करने से क्या मतलब? जैसे उस टाइम रिंकू के हुआ था, जरूरत पूरी कर देता? चलो वो तो उसने मना कर दिया, वो एग्री हो जाती, क्या करता? बोले एक दो जरूरत तो पूरी कर देता, बाकी वो जाने। ऐसे ऐसे होता है। अगर कहीं भी आप हिम्मत दिखाते हो, अपनी इच्छाओं की बात करते हो, तो पहले ये देख लेना कि जरूरतें पूरी करने की योग्यता है क्या। अभी खुद की पूरी नहीं हो रही हैं, दोनों की पूरी कर दोगे? पापा की मदद लेनी पड़ेगी, खुद से नहीं होंगी अभी। अभी खुद से नहीं होंगी, खुद से पार नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगा, पापा का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ। आगे पढ़ते हैं ना। हैं? क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? भाई बेरोजगार हो तो मदद लेनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। बार बार खुद को याद दिलाते रहो कि अभी मेरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, इच्छाओं की तो बात बाद में होती है ना। आपकी जिंदगी के जितने भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो होती है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें किसी भी फील्ड में, वो तभी डेवलप हो सकती हैं जब आप न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक होते हो। उसके बाद तब तक उसी चीज में उलझ के रह जाते हो कि लाइफ में होगा क्या, लाइफ में क्या होगा, इसी में उलझ के रह जाते हैं। पढ़े, देखो समबाहु त्रिभुज में, बस खूब सारी बातें हो गई। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तीनों भुजाएं बराबर बराबर हैं।
तीनों कोण 60-60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। यहां से यहां मिलाया और इसको मैंने इसका केंद्र। अच्छा एक चीज देखना, आप अभी मैंने बताया था अगर किसी ट्राइंगल में चारों केंद्र एक ही पॉइंट पर आते हैं तो वह समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। या इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके चारों केंद्र एक ही पॉइंट पर होते हैं, वही अंतः केंद्र होता है, वही परिकेंद्र होता है, वही लंब केंद्र होता है, वही केंद्रक होता है। क्लियर है? अब एक सवाल फिर पूछता हूं, चुप रहना। ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके चारों केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं? सीधी रेखा में होते हैं, चारों केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं, बताओ। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी पढ़ाई की। मैं ऐसी कोई बात पूछ ही नहीं रहा हूं जिस बात को मैंने क्लास में कम से कम 10 बार नहीं बोला। एक बार बोली बात नहीं पूछ रहा हूं, जिस बात को मैंने 10 बार बोला है वो पूछ रहा हूं। और ऐसे नहीं कि 20 दिन पहले बोला था, कल ही बोला था, 24 घंटे नहीं हुए होंगे अभी तो। इतना तो मेरा अधिकार है आपसे पूछने का। ठीक है, आपको मैं सही बताऊं, एक दो को छोड़ के बाकी सबको सुबह 7 से 7 मेरे साथ रहने की जरूरत है। साल, 1.5 साल, 2 साल खराब करके दिमाग में आएगी ये बातें, अभी से समझ लो। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में अकल आएगी, अभी से समझ लो। उस टाइम तक काफी वक्त निकल चुका होगा, इस दरिया में काफी पानी बह चुका होगा तब तक। जल्दी शुरू कर रहा हूं, पहले उससे पहले माहौल बना रहा हूं। हाँ, जाहिर सी बात है। कम से ये जो मिनिमम चीजें हैं ये तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, इनका कोई उपाय नहीं है, सीखनी पड़ेंगी ये तो। आगे चलते हैं, देखो ये इसकी माध्यिका भी है, शीर्षलंब भी है, एल्टीट्यूड भी है। ये कोण 90 डिग्री है, ये पॉइंट डी है। एडी की लंबाई, एडी की लंबाई x गुणा ए होती है। x का मान क्या होगा? आज नहीं छोड़ूंगा। एडी की लंबाई x गुणा ए होती है, x का मान क्या है नहीं पता। 15 मिनट पहले नहीं गुजरे, अभी तो 10 मिनट पहले बताया था। 10 मिनट पहले नहीं, जस्ट पिछले वाले पेज पे बताया है, जस्ट पिछले वाले पेज पे बताया। √3/2 ए होती है। पैसे लग गए वो लग गए, ये वक्त भी चला जाएगा, ये वापस नहीं मिलेगा। आपको मैं एक सिंपल सी गणित बताता हूं, आप कई बार बचाने की सोचते हो ना। 2025 में सिलेक्शन होता है और 2026 में सिलेक्शन होता है, इनके बीच में 1 वर्ष का गैप है। अगर आप छोटी से छोटी नौकरी भी लगे, छोटी से छोटी नौकरी लगे, तो भी आपकी सैलरी 40,000 रुपए होगी आज के टाइम में। एसएससी की छोटी से छोटी नौकरी भी लगे 40,000 होगी। आप 12 महीने को 40,000 से गुणा कर दो, आप थोड़ा बचाने के चक्कर में इतना खोओगे।
आप सोचते हो कि 25 में नहीं तो 26 में, तो 25 और 26 में कितना फर्क है, वो छोटा सा नमूना है, छोटा सा नमूना है। एक साल नौकरी लेट लगने का मतलब आपकी पेंशन थोड़ी कम होगी जो एक साल पहले लगता है उसकी तुलना में, क्योंकि रिटायरमेंट की एज तो फिक्स है। जो लड़का 20 साल की उम्र में लगता है वो भी 60 साल में रिटायर होगा। और है क्या, वो तो कम कर दिया ना 480, ये तो 480 इधर कम कर ही दिए। फिर जो नौकरी के रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन आती है वो भी एक कम साल, एक साल कम नौकरी करी है तो उसके अनुपात में उतनी कमाई आएगी हर साल, हर महीने पेंशन भी कमाएगी। होगा ना ऐसा? ये 480 सीधे सीधे जोड़े हैं, एक साल का ब्याज नहीं जोड़ा इसमें, वो भी लगता है। देखो, एडी की लंबाई √3/2a होगा, ये अंतः के अंदर भी है, तो ये इसकी अंतः त्रिज्या हो जाएगी। और ये परी के अंदर भी है, इसलिए ये इसकी परित्रिज्या हो जाएगी यहां से यहां तक। ये केंद्रक होने के कारण एडी है वो जी के ऊपर 2:1 के रेशो में डिवाइड होगा। इस पूरे एडी को हम, पूरे एडी को अगर मैं एच बोलूं तो इसकी जो अंतर त्रिज्या आर है वो h/3 होगी, और इसकी जो परित्रिज्या कैपिटल आर है ये 2h/3 होगी। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का जो अनुपात है R/R आएगा, वो 1:2 आएगा, या ऐसे भी कह सकते हो कि R/R आएगा, ये 2:1 आएगा। तो परिवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अंतःवर्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, इसका अनुपात 4:1 होता है। समबाहु त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल अंतःवर्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, त्रिज्या दुगुना होती है, परिधि दुगुना होती है, व्यास दुगुना होता है, क्षेत्रफल चौगुना होता है। अंदर वाला वर्त जो है उसकी तुलना में बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल 4 गुना है, जिसमें से अंदर वाला वर्त तो 1 गुना आ जाएगा, और ये जो रिंग बन रही है, डिस्क बन रही है, ये 3 गुना हो जाएगा। अगर अंदर वाले का क्षेत्रफल x वर्ग इकाई है तो इस रिंग का हो जाएगा 3x और पूरे वर्त का हो जाएगा 4x। h जो है, h जो है वो √3/2a होता है। h की जगह मैं √3/2a लिख दूं, और बट्टे में ये 3 है, 3 से ये 3 √3 बार कट जाएगा, a/2 √3 हो जाएगा। अंतःवर्त की त्रिज्या a/2 √3 होता है। ऊंचाई के आधार पर h/3 होता है, भुजा के आधार पर a/2 √3 होता है। परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो h का मान √3/2a हो जाएगा, तो ये 2/3 है, √3/2a हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, √3 से ये √3 बार कट जाएगा, और a/√3 आ जाएगा, ये परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। अंतःवर्त की त्रिज्या a/2 √3 है, परिवर्त की त्रिज्या a/√3 है। सही बात है। हुँ? परिवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अंतःवर्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पाई
a/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई a/2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। a π² 3 हो जाएगा। a π² 12 हो जाएगा। काटा पीटी करोगे 4:1 आ जाएगा। π² से π² कट जाएगा, 12 इधर आके 3 इधर आके 12:3 यानी 4:1 आ जाए। इसलिए मैंने कहा था परिवर्त का क्षेत्रफल अंतःवर्त के क्षेत्रफल का चौगुना होता है, 4:1 आता है। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई। आ गई? बोलो हाँ। ठीक है, आगे ले चलता हूं। ये समबाहु त्रिभुज है, ये इसका अंतःवर्त है, ये इसका परिवर्त है, ये इसका केंद्रक है, अंतः केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है, सारे हैं। ये यहां से यहां मिला देता हूं इससे होते हुए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस पॉइंट को डी माना है, ये केंद्रक जी हो जाएगा। इसको क्या मानूं? ए कह दूं क्या? और इसको एफ कह दें? इसको एफ कह देते। क्या ये इन रेडियस आर है? यहां से यहां तक भी आर है, यहां से यहां तक कैपिटल आर है, और कैपिटल आर होता है ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। परिवर्त की त्रिज्या अंतःवर्त की त्रिज्या का डबल होती है, तो जिसमें से अगर ये ए जी है, ये 2r के बराबर है, तो ये r है, तो ए एफ भी तो r होगा, तभी तो 2r बनेगा। अच्छा, यहां से यहां तक भी तो ये परित्रिज्या है, क्योंकि केंद्र परिवर्त का केंद्र भी, अगर ये r है तो ये भी तो क्या होगा? r होगा। तो जितनी लंबाई ए एफ की होगी उतनी ही लंबाई एफ जी की होगी, उतनी लंबाई है वो जी डी की होगी, उतनी ही लंबाई है वो डी की होगी, और हर एक लंबाई जो है वो लंबाई स्मॉल आर के बराबर होगी या कैपिटल R/2 होगी। ये चारों लंबाइयां बराबर होती, चारों लंबाइयां बराबर होती हैं। बोलो हाँ। पक्का? और बताता हूं, देखो। ये एक ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ये इसका अंतःवर्त है, ये इसका परिवर्त है, यहां से आपने यहां मिला दिया, और इसको स्पर्श करते हुए एक त्रिभुज यहां बनाते हो, और ये भी समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इसको एच और इसको आई कह देता हूं। एक ट्राइंगल ए एच आई,
ट्राइंगल ए एच आई, सही है। क्या a/2√3 कह दूं इसको? अंतः त्रिज्या, अगर इस भुजा को मैं a मानूं तो क्या ये अंतः त्रिज्या a/2√3 हो जाएगी? इसको भी a/2√3 कह सकता हूं, इसको भी मैं a/2√3 कह सकता हूं। इसकी हर भुजा को मैं x मान लेता हूं। ये जो a/2√3 आया है, ये वाला AF, ये इस त्रिभुज का शीर्षलंब है, और त्रिभुज का आपको शीर्षलंब यानी ऊंचाई दी गई है, तो उसकी जो भुजा ज्ञात करते हैं तो ये आ जाता है 2/√3h आता है, a बराबर 2/√3h आता है। तो मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो 2/√3 हो जाएगा, h की जगह आ जाएगा a/2√3, a/2√3, और x बराबर a/3 हो जाएगा, x बराबर a/3 हो जाएगा। ये जो नया ट्राइंगल बनेगा, ये जो नया ट्राइंगल बनेगा ऊपर इस वृत्त को स्पर्श करते हुए, इसकी जो भुजा होती है, ये जो मूल ट्राइंगल एबीसी है, इसका 1/3 होगी, 1/3 होगी। बोलो हाँ। ऐसे ही एक ट्राइंगल यहां बना दूं, एक ट्राइंगल यहां बना दूं, तो x का मान a/3 है, x का मान a/3 है, ये भी a/3 हो जाएगा, पूरे a में से a/3 ये हो गया, a/3 हो गया, तो ये a/3 हो जाएगा, और ये एक षटभुज बन जाएगा, इसकी भुजाएं भी a/3 हो जाएंगी, a/3 हो जाएंगी। ये जो 4 1 2 3 तीन संभव त्रिभुज बने, इनकी भुजाएं a/3 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 होंगी, और ये जो षटभुज बना है, इसकी भुजाएं भी a/3 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 होंगी। सवाल कैसे भी पूछ लेंगे। a/3 का स्क्वायर करते हैं तो a/9 हो जाएगा, तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/9 तो ये है, 1/9 ये है, 1/9 ये है, 1/9 1/9 3/9 हो गया, बच गया कितना? 6/9 बच गया। 6/9 क्या होता है? 2/3, 2/3, 1/3 ये है, 1/3 ये है, सॉरी 1/9 ये है, 1/9 ये, 1/9 ये है, और पूरे का 2/3 ये षटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरे का 2/3 ये हो जाएगा। अगर आप ज्यादा सोचोगे, सोच सकते हो, तो यहां से यहां मिला दूं, यहां से यहां मिला दूं, और यहां से यहां मिला दूं, तो अंदर भी 6 संभव त्रिभुज बन जाएंगे, जो कि सारे के सारे 1/9 होंगे, सारे के सारे 1/9 होंगे, और 6 तो ये 3 ये सारे 9 बार 1/9 मिलके पूरे एक ट्राइंगल एबीसी के बराबर हो जाएंगे। अंदर का वृत्त है, बाहर स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा, बाहर की तरफ 3 त्रिभुज बन जाएंगे, अंदर की तरफ षटभुज बन जाएगा। षटभुज के आमने सामने के विकर्णों को अगर शीर्षों को मिला के ये 6 विकर्ण बना देते हो, तो 6 त्रिभुज तो अंदर बनेंगे, 3 त्रिभुज बाहर बनेंगे, 9 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। 9 के 9 त्रिभुज है वो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, और डेफिनेटली होंगे। टाइम बताओ मुझे। 8 48 50, आज इतना ही पढ़ेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं 2-4 बातें और बताता हूं अभी।
हेलो, हाँ पेन ड्राइव में वो लाना, वर्गमूल घनमूल पुरानी वाली बुकलेट। हाँ पीपीटी तो आपने बनाई थी ना? नहीं बनाई हुई है क्या उसकी? आपने तो कहा था सारी बनाई हुई है, मेरे पास सेंड करी थी ना। पुरानी की नहीं है? ठीक है, चलो। आप सवाल करके तो आए हो ना? हैं? ठीक है, 2 मिनट में आ रहा हूँ। सवाल करेंगे वर्गमूल घन